नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग मिल्क फूड्स इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़, घी और ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल करती है इंडिया के अंदर। अब दोस्तों, इस कंपनी का जो अभी करंट शेयर प्राइस है वो 138 रुपीज़ है और जो मार्केट कैप है वो 1200 करोड़ के आसपास है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पराग मिल्क फूड इंडस्ट्रीज के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे, वैल्यूएशन को देखेंगे। हम ये जानेंगे कि फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो स्टॉक का रिटर्न है वो फ्यूचर ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है। तो फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक में क्या कोई शॉर्ट टर्म बाइंग है कि नहीं। तो एक कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसे और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस देखने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि रेवेन्यूज आ कहाँ से रहे हैं। तो दोस्तों, जो 19% इस कंपनी का रेवेन्यू है वो आ रहा है मिल्क पैकेट्स बेच के। मतलब जो आधे लीटर के पाउच और एक पाव के जो पाउच आते हैं मिल्क के, उसको बेच के ये लोग 19% का रेवेन्यू कमा रहे हैं। अब ये जो 19% का रेवेन्यू है, इसमें से कुछ जो प्रोडक्ट है वो अपना रिटेल कस्टमर्स को बेचेंगे। जो भी छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं हमारे जैसे लोग, उनको ये अपना मिल्क बेचेंगे। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो इनके क्लाइंट्स होते हैं उनको भी ये लोग सप्लाई करते हैं मिल्क। जैसे कि आपकी होटल चेन्स हो गई, आपकी एफएमसीजी कंपनीज हो गई, जिनको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको भी ये लोग मिल्क सेल आउट करते हैं। तो जो रेवेन्यू सोर्स है दोस्तों वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे इनके पास इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स भी हैं और रिटेल कस्टमर्स भी हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन है तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सोर्सेज के ऊपर नज़र डालें तो जो 13% रेवेन्यू है वो मिल्क पाउडर से आता है। अब आपको पता है कि जो मिल्क की डिमांड है वो बहुत सीजनल रहती है। गर्मी में थोड़ा मिल्क की सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि जो गाय रहती है वो ज़्यादा मिल्क निकाल नहीं पाती। तो ये जो सीजनैलिटी रहती है इसकी वजह से इन्हें मिल्क पाउडर थोड़ा बना के रखना पड़ता है दूध का, और वहाँ से ये लोग 13% का रेवेन्यू कमा रहे हैं। लेकिन जो इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचना है और 68% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। अब दोस्तों, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इनका चीज़ आ गया, बटर आ गया, वे प्रोटीन भी ये लोग बनाते हैं, और ऐसे जो भी मिल्क के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेच के ये लोग 68% रेवेन्यू कमाते हैं। अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचने में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनके मार्जिन्स यहाँ पे हाई रहते हैं, क्योंकि जो दूध है दोस्तों वो तो हर एक कंपनी बना रही है। यहाँ पे अमूल है, सांची है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है जहाँ से लोग दूध प्रोक्योर करते हैं, तो वहाँ पे मार्जिन्स ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज़, वे प्रोटीन, यहाँ पे मार्जिन्स ज़्यादा हैं। और अगर कंपनी ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बेचेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर दोस्तों हम ध्यान दें इनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर, तो इनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल आप सबको पता है दूध होगा। दूध के बिना ये लोग अपने बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। और जो दूध का प्रोक्योरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके पास 22,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स का नेटवर्क है। ये जो कंपनी थी 1992 में मिस्टर देवेंद्र शाह जी ने स्टार्ट करी थी। तो इतनी पुरानी कंपनी होने की वजह से इनके जो नेटवर्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, एक महाराष्ट्र में है, एक आंध्र प्रदेश में है, एक हरियाणा में है। ये 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऐसे स्टेट्स में हैं जहाँ से मिल्क प्रोक्योर करना ईजी है। अब यहाँ पे मिल्क जो है वो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट है। अगर ये लोग 100 रुपये की सेल्स कर रहे हैं तो 75% टू 80% जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इनकी मिल्क की आ जाती है। और बाकी जो इनकी कॉस्टिंग है दोस्तों वो स्टाफिंग की कॉस्ट है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्ट आ जाती हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मिल्क का ये जो बिज़नेस है डेयरी का, यहाँ पे मार्जिन्स कम है। अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे तो 5% के आसपास हैं। और इसीलिए पराग मिल्क फूड्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस करने की, और जो कि मेरे ख्याल से ये लोग कर रहे हैं। हम बात करें उन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की जो कि पराग मिल्क फूड के पास है, तो सबसे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इनके पास वे प्रोटीन के सेगमेंट में। ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि वे प्रोटीन
मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया के अंदर। बाकी जो भी कंपनीज आपको वे प्रोटीन सेल आउट कर रही हैं वो यूएसए से इंपोर्ट करती हैं वे प्रोटीन को, अपनी पैकेजिंग लगाती हैं, अपने लेबल लगाती हैं और आपको सेल आउट करती हैं। लेकिन ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग है वे प्रोटीन की। इससे इनके पास कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आता ही है, और इसके अलावा ये लोग अपना नेटवर्क भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं वे प्रोटीन के सेगमेंट में, और यहाँ पे इनके मार्जिन भी हाई रहेंगे क्योंकि ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो कि दूध से बनता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो मुझे लगा वे प्रोटीन। इसके अलावा अगर हम चीज़ पे ध्यान दें तो ये इंडिया की दूसरी ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि चीज़ का प्रोडक्शन करती है। 35% मार्केट शेयर है इसके पास चीज़ का। अगर हम इंडिया को देखें तो चीज़ और वे प्रोटीन ये दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ये कंपनी बेट करने वाली है आने वाले 3 से 5 सालों के बीच में। तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिखती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। 3000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस कंपनी के पास, और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं दोस्तों तो जो सेल्स हैं वो स्टेडिली बढ़ती जाती हैं। इसी वजह से अगर हम इनकी सेल्स को भी देखें तो वो हर साल 11% से बढ़ती गई हैं पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स ये लोग बहुत ईजिली बढ़ा पाएंगे। और जो इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं दूसरे जैसे वे प्रोटीन, चीज़, और कल के दिन अगर कुछ और प्रोडक्ट्स भी ये लोग निकाल लेते हैं बटर या उससे कोई भी रिलेटेड, तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ये लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से बेच पाएंगे। तो हर साल यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ होने के चांसेस हैं, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होने की वजह से यहाँ पे मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है तो इन्हें ये चीज़ एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। अब अगर हम बात करें ब्रांड इमेज के बारे में तो ब्रांड इमेज भी यहाँ पे अच्छी है क्योंकि गोवर्धन, गो चीज़ और टॉपअप जैसे ब्रांड्स हैं इनके पास जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज किए जाते हैं इस कंपनी के द्वारा। पहले ये लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते थे लेकिन आजकल ये लोग डिजिटल कैंपेन्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इससे यहाँ पे इनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हुई है कुछ परसेंटेज से। अब सबसे स्पेशल बात जो कि पराग मिल्क फूड में मुझे लगी वो ये है कि इनका जो भी मिल्क प्रोक्योरमेंट होता है वो लोग सिर्फ और सिर्फ काऊ से मिल्क प्रोक्योर करते हैं। मतलब ये लोग भैंस का दूध यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ काऊ का मिल्क यूज़ करेंगे जो कि एक बेटर हेल्दियर ऑप्शन है। और ये मार्केटिंग ये लोग अपने कस्टमर्स के सामने कर रहे हैं तो इससे इनको एडवांटेज ये है कि ये अपने दूध को ज़्यादा हाई प्राइजेस पे बेच पाएंगे क्योंकि जो काऊ का मिल्क है वो हाई प्राइजेस पे बिकता है। और जो बाकी दूसरी कंपनीज हैं जैसे कि अमूल, सांची, वो ये दूध के पैकेट्स आपको नहीं देंगे गाय वाले। उनके पास आपको भैंस का दूध, गाय का दूध, कोई सा भी दूध मिल सकता है, लेकिन पराग मिल्क फूड के पास आपको गाय का ही दूध मिलेगा। और यहाँ पे इनके पास ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि जो हेल्दी लोग हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं वो काऊ मिल्क को ही कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे एक और छोटा सा एडवांटेज इस कंपनी के पास है। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मुझे लगा वो है इस कंपनी का डेट। 1200 करोड़ का मार्केट कैप है और जो इस कंपनी का डेट है वो 400 करोड़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंफर्ट देती है वो है प्रमोटर की बैकिंग। मतलब जो 400 करोड़ का लोन लिया है पराग मिल्क फूड ने उसको बैक किया है इनके प्रमोटर्स ने। मतलब अगर कंपनी कल के दिन डिफॉल्ट कर जाती है तो प्रमोटर्स अपनी जेब से पैसा देंगे और उस लोन को रीपे करेंगे जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो मुझे रिस्क फैक्टर दिखता है वो है कंपटीशन। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की, डेयरी इंडस्ट्री की, तो 70% जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और जो 30% ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है ना दोस्तों, वहाँ पे अमूल और सांची जैसी कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। तो यहाँ पे पराग मिल्क फूड को अपना मार्केट बढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रही है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो जो FY 2020 के इनके रेवेन्यूज थे वो 2400 करोड़ के आसपास थे और FY 2019 के जो रेवेन्यूज थे वो भी 2400 करोड़ के आसपास थे। तो यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से इस कंपनी को सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ही ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और कोरोना वायरस में सारे इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी शॉप बंद हो गई होगी। तो इस वजह से सेल्स को तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मेरे ख्याल से। और अगर हम FY 2020 के नेट प्रॉफिट्स को भी देखें तो वो 93 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट्स की अगर हम पिछले 5 सालों की ग्रोथ की बात करें तो वो 26% के आसपास है और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है, रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है और ये एक निशानी है अच्छी कंपनी की। अब अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 46.2% शेयर होल्डिंग है और जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं वो देवेंद्र शाह हैं। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो पहले इससे कम हुआ करती थी, मतलब अगर हम एक साल पहले का डेटा देखें तो इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 45% के आसपास हुआ करती थी। तो इन्होंने एक साल पहले अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। जब भी कोई प्रमोटर अपनी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से बढ़ाता है, और वो एक रीज़न ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो शेयर का प्राइस है वो आगे चल के ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे जब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है एज एन इन्वेस्टर। अब अगर हम बात करें उन पब्लिक शेयर होल्डर्स की जिनकी शेयर होल्डिंग 1% से ऊपर है, तो आपको इस लिस्ट में 2 नाम दिख रहे होंगे। पहला नाम है आकाश भंसाली जी का और जो दूसरा नाम है वो है मुकुल अग्रवाल जी का। दोनों ही इन्वेस्टर्स इंडिया के टॉप के इन्वेस्टर्स में से एक हैं और ये लोग अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। अब जब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को उठा रहे हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके स्टॉक्स को उठाते हैं, बस ऐसे ही रैंडमली किसी स्टॉक को नहीं खरीद लेते क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। तो अगर ये बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये चीज़ भी अगेन मुझे बहुत कंफर्ट देती है एज एन इन्वेस्टर। तो मुझे ऐसा लगता है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के कि जो कंपनी है फंडामेंटली अच्छी है और इसमें जब इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है, उनका स्टेक है, तो ये भी एक इंडिकेशन हमें देता है इस बारे में कि जो स्टॉक का प्राइस है वो आगे चल के ऊपर जा सकता है। अब हम बात करते हैं पराग मिल्क फूड्स के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इसके लिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर ले चलता हूं और आप यहां पे देख सकते हैं कि जो पराग मिल्क फूड है उसका करंट शेयर प्राइस 134 रुपीज़ के आसपास है। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लैक लाइन खींची हुई है और ये जो ब्लैक लाइन है दोस्तों, ये पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, मतलब 122 रुपये के ऊपर जो पराग मिल्क फूड का स्टॉक का प्राइस है वो जा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही इस 122 रुपये के लेवल को तोड़ा पराग मिल्क फूड्स ने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 122 रुपये का लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अभी इस स्टॉक के लिए। अगर मैं बात करूँ बाइंग की, तो जो लोग बाय करना चाहते हैं उन्हें मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस स्टॉक को 120 या 125 रुपये के आसपास बाय करते हैं तो जो आपका रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा और टेक्निकली मेरे ख्याल से 120 से 125 रुपये की रेंज में इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो पराग मिल्क फूड्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा नीचे, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।